अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। जियो पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जहां पर गुज़श्ता रात फ़लस्तीनी मज़ाहमती फ़ोर्स हमास ने इसराइल के ऊपर हमला किया। अब मुख्तलिफ इससे मुतल्लिक़ अदाद-ओ-शुमार कोट किए जा रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक 5000 से ज़ायद रॉकेट्स दागे गए और सिर्फ रॉकेट से हमला नहीं बल्कि मुख्तलिफ जो जगह हैं वहाँ से हमला किया गया, फ़ज़ाई हमला किया गया, समंदर से हमले किए गए, जिसके नतीजे में हलाकतें भी हुई हैं। और फिर इसराइल ने भी ऑब्वियसली रिटालिएट किया है, लेकिन इसराइल जिस रद्द-ए-अमल का उसने मुज़ाहरा किया है या अभी तक जिस तरह से उसने रिटालिएशन किया है वो इतना शदीद नहीं है जिस तरह से इसराइली मज़ाहमती फ़ोर्स से एक्सपेक्ट किया जा रहा था। अब इसके ऊपर भी लोग बड़े सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं और बहुत देख रहे हैं कड़ी नज़र से इसको कि इसराइली फ़ौज का इन हमलों के नतीजे में बैकफुट पर आना क्या पैगाम है या जियो पॉलिटिक्स के लिए ये किस तरह से टर्न आउट करेगा। और ख़ासकर तब उस मौके के ऊपर जब हमने भी डिस्कस किया और आपको पता है कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान एक MOU, एक मुफ़ाहमत की बातें हो रही हैं और ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब इसराइल की हैसियत को तस्लीम कर सकता है। तो इस सिलसिले में न सिर्फ सऊदीया बल्कि इस्लामी दुनिया का रिस्पांस और दुनिया का रिस्पांस बड़ा अहम है कि अब क्या होने वाला है आगे। इसी के ऊपर अपने तज्ज़ियाकारों की हम राय लेंगे। सवाल हमारा कुछ यूँ है बुनियादी सबके लिए कि गज़ा में जारी जंग के आलमी हालात पर असरात क्या हो सकते हैं, इसको आगे जाकर मजीद सवालों से क्लियर भी करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं मज़हर अब्बास साहब, इस कराची स्टूडियोज़ में मौजूद है। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब और स्काइप के थ्रू बेनज़ीर शाह साहिबा और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब हमारे साथ मौजूद है। बेनज़ीर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, वैसे तो हमने देखा है कि हमास गाहे गाहे फ़लस्तीन कॉज़ के लिए उसको डिफ़ेंड करता है, इस जंग में रिवायती तौर पर रद्द अमल का इजहार भी करता है और ख़ासकर जब हमने देखा रमज़ान में मस्जिद अक्सा के ऊपर हमला हुआ इसराइली फ़ोर्सेस की जानिब से, तो एक मुज़ाहमत थी। लेकिन ये जो गुज़श्ता रात और हालिया इवेंट हुआ है, इसको आप उसी की कड़ी देख रही हैं जिसको अब ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड कहा जा रहा है, या फिर आपको लगता है कि ये जो रीसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है इसके भी कोई ताने बाने जुड़ते हैं इससे? अलीना, पहली बात तो ये है कि ये जो हमला हुआ है, ये जो इस रीजन में जो रिपोर्टर्स हैं, जो कमेंटेटर्स हैं, वो कह रहे हैं ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है और ये आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन सकता है इस पूरे रीजन के लिए, जिसमें आगे जाके ईरान भी शामिल होगा, सऊदी अरेबिया भी शामिल होगा, अमेरिका भी और इजराइल भी और शायद और ममालिक भी। एक रिपोर्टर है BBC के साथ भी काम करती थी, किम गटास उनका नाम है, उन्होंने किताबें भी कई लिखी हैं मिडल ईस्ट के बारे में। उन्होंने आज एक बड़ी लंबी एक थ्रेड किया एक ट्विटर पे, जिसमें उन्होंने कहा कि ये 50 साल के बाद इस किस्म का हमला हुआ है इजराइल में। 1973 में वो कह रही है आखिरी बार इस किस्म की कोई जंग हुई थी और उसके बाद अब जाके इस किस्म का इतना सीरियस ऑपरेशन हुआ है इजराइल में, जिसके बारे में वो कहती है कि ये एक बहुत ही बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर के तौर पे देखा जा रहा है इजराइल में। और ये भी कहा जा रहा है कि ये जो ऑपरेशन हमास ने किया है ये बहुत ही वेल प्लान्ड था और शायद इसकी हमायत जो थी वो उनको ईरान और हिजबुल्लाह की हमायत भी हासिल थी, या शायद प्लानिंग में कोई ना कोई उनको मदद मिली हो। अच्छा, इसके बाद होने क्या जा रहा है, इस पे कुछ जो कमेंटेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि सबसे पहले जो ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में जो ताल्लुकात कुछ आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे थे वो मामला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इजराइल और अमेरिका और बाकी ममालिक की तरफ से भी प्रेशर पड़ेगा सऊदी अरेबिया पे भी और ममालिक पे भी कि वो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करें। दूसरी चीज़ जो सबसे ख़तरनाक है और जिसके बारे में बहुत से कमेंटेटर्स ने आज और एक्सपर्ट्स ने इस पर लिखा है वो ये कि जो अब इजराइल की तरफ से रद्द अमल आएगा और जो रिएक्शन आएगा वो बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि जब इजराइल में एक भी कत्ल होता है या जान जाती है तो वो जाके एयर स्ट्राइक्स करते हैं गाजा पे और वहाँ पे तकरीबन कुछ 100 फ़लस्तीनियों को कत्ल कर देते हैं। तो यहाँ पे उनके इजराइल के अंदर एक अटैक हुआ जिसके हमने विजुअल्स देखे हैं, हॉस्टेजेस लिए गए, मेरे ख्याल से 22 लोग हलाक हो गए हैं, 500 जो हैं वो जख्मी हैं। उसके बाद बॉर्डर फेंस जो था उनका वो तोड़ दिया, उनके टैंक्स जो थे पकड़ लिए। तो इसका जो वो कहते हैं अब रिएक्शन आएगा इजराइल की तरफ से वो बहुत ही खतरनाक होगा। बल्कि आज मैं गार्डियन का आर्टिकल पढ़ी थी, उसमें लिखा हुआ था, क्योंकि इस वक्त जो नेतन्याहू हैं, जो वजीर आजम है इजराइल के, उनकी एक बड़ी राइट विंग गवर्नमेंट है,
तो वो कहते हैं कि वो जो राइट विंग गवर्नमेंट है, वो जो उनके कोलिशन पार्टनर्स हैं, वो अब उन पे डालेंगे दबाव कि आप गाजा पे हमला भी करें और आप उस पे कब्जा भी करें। तो इसका जो रिएक्शन है और जो सारा गुस्सा है इजराइल का, वो आके गिरेगा जो आम शहरी हैं, जो गाजा में रहते हैं, जो वेस्ट बैंक में रहते हैं, जो जेरूसलम में रहते हैं। और गाजा में तो अलीना पहले ही हालात बहुत ही खराब है। 2007 से वहां पे इजराइल ने उस पूरे इलाके को घेरा हुआ है, उस वहां पे ब्लॉकेड किया हुआ है। कोई चीज गाजा के अंदर ना जा सकती है ना बाहर आ सकती है। एक बड़ा मेजर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है पिछले कई सालों से वहां पे। बल्कि मैं उस दिन पढ़ रही थी कि गुर्बत जो थी वो 40% से बढ़ के 60% हो गई है। 12-12 घंटे वहां पे लोड शेडिंग है। तो बहुत ही खौफनाक मेरे ख्याल से अभी सिचुएशन बनने वाली है। सऊदी अरेबिया की तरफ से भी इस वक्त बयान आया है कि डी एस्केलेशन का, कतर की तरफ से भी इस तरफ अभी आया है। लेकिन आगे जाके देखना पड़ेगा कि जो सारे डी-एस्केलेशन का नहीं कहा उन्होंने, बस जरा मुहतात अल्फाज में कहा है कि सूरत हाल को देख रहे हैं हम। सो बड़ा नपा-तुला सा बयान लग रहा है। नहीं, एक उनकी एक और स्टेटमेंट भी आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मामले को डी एस्केलेट किया जाए। लेकिन यहाँ पे याद रहे कि एक सर्वे हुआ था मेरे ख्याल से पिछले साल या उससे पिछले साल, वहां पे उन्होंने देखा कि जो सऊदी अरेबिया में जो सपोर्ट है इजराइल के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की, वो 2% है सिर्फ। तो और यूएई में और बाकी ममालिक में काफी ज्यादा है। तो सऊदी अरेबिया वैसे तो बादशाहत है, वहां पे कोई जमहूरियत तो नहीं है, लेकिन अंदर से दबाव जरूर पड़ेगा हुकूमत पे। कि अच्छा, ये भी अपने आप में एक सवाल है कि वैसे तो बादशाह तो बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन अवामी रिएक्शंस इन मामलों के ऊपर ख़ास तौर पर किस तरह से असरअंदाज और किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं? क्योंकि हमने देखा अभी बड़ी नपी तुरी सी स्टेटमेंट एटलीस्ट अब जो आई है, लेकिन अब मुतालबा हो रहा है न्यायी साहब सऊदी अरब से और इस्लामी दुनिया से कि इसके ऊपर या तो कोई इजलास बुलाएं या इसके ऊपर कोई सॉलिड इक़दामात करें कि रिएक्शन एज अ मुस्लिम उम्मा क्या हो सकता है। आपको क्या लगता है, क्या रद्द-ए-अमल आ सकता है और क्या आना चाहिए और आगे की सूरत हाल क्या बन सकती है? लीना, मैं तो इस बारे में मेरा एक ज़हन था या स्केप्टिकल था कि ज़रूर कुछ रिएक्शन आएगा। मैं किसी और एंगल से सोच रहा था। मेरा ख्याल था कि ये में सब कुछ जो हुआ है मेरे नज़दीक आज भी हुआ है, तो मैं इसको तो सऊदी अरब और इजराइल के जो ताल्लुकात बन रहे हैं ये उसके तनाज़ुर में देखता हूँ। मुझे अंदाजा है और उसकी पूरी कॉम्प्रिहेंशन है कि अरब दुनिया के अंदर इजराइल के खिलाफ मैसेज के अंदर इतनी नफरत है कि आप तस्वर नहीं कर सकते। आप उनका डीएनए भी तब्दील कर दें तो इजराइल की नफरत खत्म नहीं होती। अब ये जो इजराइल के और सऊदी अरब के ताल्लुकात बन रहे थे, तो मुझे ख्याल था कि सऊदी अरब के अंदर से कोई रिवॉल्ट ना हो जाए या कुछ पुरतशद्दुद किस्म की कोई रिएक्शन ना आए। हालांकि वहां उन्होंने बड़ा क्रश करके रखा हुआ है। ये देखें ये कब से शुरू हुआ है इसका मामला। ये होगा किसी ना किसी लेवल पे तो हमेशा होगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के एक उसकी पोजीशन अमेरिका के सामने अजीबोगरीब है। उसकी सारी इकोनॉमी, उसकी पॉलिटिक्स, उसका सारी उसकी सिक्योरिटी वो अमेरिका के जो है उसके कहना चाहिए कि उसके मुताबिक इस्तेमाल की गई है। इसलिए उनका अमेरिका से दूसरा मुखालिफ सोचना मुमकिन नहीं है। लेकिन जब से MBS आया है, मोहम्मद बिन सलमान, इनका कमांड एंड कंट्रोल बढ़ा है, डिफेक्टिव रूलर बने हैं सऊदी अरेबिया के और 100% कमांड संभाली है, तो इजराइल के साथ ताल्लुकात और फिर उसका जो एक सऊदी अरेबिया के अंदर पूरा उनका सिस्टम जो है ओपनिंग अप जो था उसमें उन्होंने वो सारा इंट्रोड्यूस कराया। तो ये उस तनाज़ुर में मुझे लगता ही है कि अब ये चीजें इससे पहले उन्होंने कोशिश की कि यूएई एक्सेप्ट कर ले, फिर रिएक्शन देखने की कोशिश की। पाकिस्तान पे ये दबाव पिछले 20 साल से सऊदी अरेबिया का है कि आप इजराइल के साथ कोई ना कोई ताल्लुकात इस्तवार करें। और हमने पिछले दिनों में यही चीज यहाँ पे ही इसी रिपोर्ट कार्ड में डिस्कस की है कि किस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव पड़ रहा था और हमने उसको किस तरीके से फिर हमारी तरफ वो भी हम भी एक लिटमस टेस्ट के तौर पे हर दफा भेजते हैं। खुर्शीद कसूरी साहब मिले टर्की में इजरायली अपने काउंटर पार्ट के साथ। फिर उसके बाद पिछले दिनों फिर एक स्टेटमेंट आई जी, उर्दगान भी कह रहा है जी पाकिस्तान जो इजराइल से अपने सफारती ताल्लुकात बहाल करे। वो सारे उसकी चीजें कहते हैं ना फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, तो पाकिस्तान के अंदर सारी कार्रवाई होती रही। मैं इसी इनको इंटरकनेक्ट कर देता हूँ दो फिक्रों में। तो ये वो उसके तनाज़ुर में पाकिस्तान सऊदी अरब का ख्याल था कि ये पाकिस्तान जैसा मुल्क कर लेगा, अगर यूएई कर लेगा, उसके बाद कतर कुवैत इनसे करवा के और मेरे लिए आसान हो जाएगा फिर मेरे लोगों के लिए एक्सेप्टेबिलिटी के। फिर लोग जो है समझेंगे कि फेट अकम्प्ली है, इसमें कोई हमारे पास अब चॉइस नहीं रही थी, अब हम ये करने।
मुझे ये लगता है कि जी हमास ने बड़े कैलकुलेटेड तरीके से, उनको ये बड़ा अफसोस होगा, गुस्सा होगा कि वो बिट्रेड फील कर रहे थे। उनका ख्याल ये, इसमें दो राय नहीं थे कि जो जिनका मेरे से भी 2-4 बंदों का राब्ता है वहां, तो उनका ये ख्याल था कि ये इससे बड़ा बिट्रेल हो नहीं सकता। और हमेशा से हमें कहते थे कि पाकिस्तान में आप लोग जो है कम से कम हम आपको आखिरी वक्त तक समझ जाए कि आप हमें बिट्रे नहीं करेंगे। जो बंदे से तल्लुकात बढ़ाता है, इजिप्ट ने बढ़ाए हैं, किसने बढ़ाए, तो वहां ये समझा जाता है हमास के लोगों के बाहर के ज़हन में ये है कि ये हमारे साथ बिट्रेल हो रहा है। वो और चीजों को वहां पे समझने कासिर है कि इजराइल का और कई और भी कई प्रॉब्लम है, यूएस अमेरिकन भी है, वेस्टर्न प्रेशर भी है। अब क्राइसिस ये है कि ये जो जैसे बेनजीर ने कहा है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव उसे बता दिया है, उसमें मुझे को ऐड नहीं करना, इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना ये अब अनएंडिंग भी है और ये बड़े खतरनाक है। ये मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ी जंग न छिड़ जाए। इसमें यह तो जरूर है कि सऊदी अरेबिया नहीं कूदेगा, सऊदी अरेबिया चाहेगा कि उसकी ईरान के साथ जो रिप्लेसमेंट हो रही है उनके मौका मिला है उसको आगे चलाने की कोशिश करें। अमेरिका है जो या इजराइल है जो ईरान के ऊपर को मुलव्वस करेंगे, वो कहेंगे कि जी हिजबुल्लाह भी इसमें मुलव्वस है, ईरान भी मुलव्वस है। अब देखेंगे 2-3 दिनों में इजराइल ने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। उनके प्राइम मिनिस्टर की तकरीर मैंने सुनी है जिसमें उन्होंने कहा कि कैबिनेट मीटिंग के बाद उन्होंने कहा हमारी जंग है। और ये खैर कोई ऐसी चंबे की बात नहीं है, मतलब यूएस का भी रिएक्शन आ गया है, उन्होंने भी मजम्मत की है। नहीं अभी तो मजम्मत है, लेकिन अभी 1-2-3 दिन में ये ईरान को अंदर जो है जिसको कहना चाहिए कि रोप इन करेंगे और उसके बाद ये फिर सऊदी अरेबिया पे प्रेशर बढ़ जाएगा उस एंगल से जो नथिंग टू विद दैट ईरान और सऊदी अरेबिया के तल्लुकात जो कि बेनजीर ने कहा कि उनके ऊपर एक प्रेशर आएगा, क्योंकि ये बड़ी अजीब बात होगी कि फिर लंबी कहानी है जो एक कमेंट में खत्म कर देता हूं मैं कि ये एक नया एक ब्लॉक बन रहा था सऊदी अरेबिया, ईरान, चाइना, रशिया, जो कि पहले पाकिस्तान में किस जमाने में नवाज शरीफ के वक्त में बनने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो भी बिन चले मुरझा गया था। ये हकीकत ये है कि अमलन ये हिट चाइना को भी किया जा रहा है इसी एक हमले में। आप देखेंगे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी जो ईरान सऊदी ताल्लुकात में मीडिएशन किया है चाइना ने, उसके बाद जरा एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि नेतन्याहू को भी एज इन इसराइल को भी अमेरिका को भी कोई इंटरनेशनल पॉलिटिकल विन चाहिए थी। लेकिन आगे जाके मैं आप लोगों से ज़रूर ये पूछूंगी कि किस हद तक इसके ऊपर आगे जाकर नतीजा निकल सकता है, या ये जो फ्लैश पॉइंट है किस तरह से टर्न आउट कर सकता है फॉर द वर्ल्ड। भट्टी साहब आप कहिएगा, ये जो छिड़ा है सारा का सारा मामला, आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देख रहे हैं? क्या ऐसा भी हो सकता है कि फ़लस्तीन कॉज के लिए ये चीज़ें ख़राब भी कर सकता है? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि बाकायदा जंग का आगाज़ हो चुका है इसराइल की तरफ से भी, और वो तो ज़ाहिर है हमास ने तो कर दिया। अल्लाह खैर करे, लाखों मुसलमान हैं और लाखों बेगुनाह मासूम लोग हैं। अभी ये तय होना बाकी है मैडम शेख कि ये कोई आलमी सियासत की कोई चाल है, ये गज़ा का कंट्रोल भी इसराइल के हाथ में देने की साजिश है, या ये इसराइली जुल्मों बर्बरियत के ख़िलाफ़ या रोज़ रुसवा और जलील होते फ़लस्तीनियों, मारे खाते फ़लस्तीनियों, जानवरों जैसी ज़िंदगियां गुजारते फ़लस्तीनियों का रद्द अमल है। बहरहाल मैडम शेख अल्लाह खैर करे। अब इसमें आप सूरत हाल उसको ज़रा क्लियर इस तरह देखें कि आलमी हालात क्या हैं। आलमी हालात मुस्लिम उम्मा, OIC इजलास, ये बयानात, ये तो किसी ना काम के हैं ना किसी काम के रहे। ये कश्मीर पर देख लें, ये लीबिया पर देख लें, ये शाम पर देख लें, ये इराक़ पर देख लें, ये फ़लस्तीन पे देख लें, इनका कोई किरदार नहीं होगा। दुनिया बदल चुकी है मैडम शेख। वो यासिर अरफात, जमाल अब्दुल नासर, कज़ाफ़ी, शाह फैसल वाली दुनिया नहीं रही। अरब ममालिक फ़लस्तीन को तकरीबन भुला चुके हैं। हालत ये है कि सऊदी अरब ने $2 मिलियन जो सालाना इमदाद थी वो 2 साल से बंद की हुई है फ़लस्तीन की। फ़लस्तीन जो है वो सुकड़ता गज़ा तक आ गया है। और इसराइल तारीख की सबसे इंतहा पसंद हुकूमत है इस वक्त। इसराइल पर मखलूत हुकूमत जिसे कहते हैं, पूरी दुनिया इसराइल के साथ है, अमेरिका इसराइल के पीछे है, मुस्लिम ममालिक अपने अपने जुगाड़ों और में लगे हुए हैं।
और जो गज़ा है उसके चारों तरफ यहूदी बस्तियां हैं, पूरा कंट्रोल आलमोस्ट उनका इसराइल के पास है। लेकिन कुछ चाहिए था इसराइल को जो मुकम्मल वो एक मुकम्मल वो सारा अपना कब्जे में लें, और उसके लिए ये मुझे लग रहा है कि ये बड़ा सेट प्लेटफॉर्म हो गया इसराइल के लिए। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अभी तक का आप रद्द अमल देख लें पूरी दुनिया का। हमारे मजलूम फ़लस्तीनी जो रोज़ मारे खाते हैं, जो रोज़ जलील होते हैं, हमारा किबला अव्वल और हमारी मुस्लिम दुनिया, ये आपके सामने है सारा कुछ। मुझे लग रहा है मैडम शेख कि ये भी हो सकता है कि अरब ममालिक जो इसराइल को तकरीबन भुला चुके थे, उसके हवाले से भी हो सकता है हिजबुल्लाह, ईरान और बाकी जो अभी भी फ़लस्तीन के साथ काज के साथ खड़े हैं, वो उनका भी एक हल्की सी दस्तक हो सकती है। अरब ममालिक जो आपस में इकट्ठे हो रहे थे, उसके हवाले उसके ख़िलाफ़ भी एक कोई साजिश हो सकती है। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैडम शेख, अल्लाह करे मैं यहाँ गलत हूँ, कि मुझे लग रहा है फ़लस्तीनियों को अकेला छोड़ दिया जाएगा। अब इसराइल अपनी खुद मुख्तारी के नाम पर वो कुछ कर जाएगा जो वो बरसों से करना चाहता है। ये पहला कहने को बहुत अच्छा लग रहा है कि चारों तरफ से अटैक हो गया, 500 रॉकेट, नारा तकबीर, अल्लाह अकबर, लेकिन आखिर क्या आप इसराइल है एक तरफ, पूरी दुनिया एक तरफ, टेक्नोलॉजी है एक तरफ पूरी उसके इक्विड वो फौज है, पूरा सारा कुछ है। और जिस तरह उन्होंने इसको थोड़ा सा रद्द अमल में थोड़ा सा डिले किया, पार्टनर्स उनकी बैक पर भी खड़े हैं। भट्टी साहब जो सवाल उठा रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। तो मैडम शेख आखिरी जुमला के मैडम शेख आखिरी जुमला, तो इसराइल को वो जवाज मिल चुका है जो वो जवाज हासिल करना चाहता था, और अब देख लीजिएगा गजा पर अमली तौर पर इसराइल का कब्जा हो जाएगा या कंट्रोल। बहुत अहम पहलू है जो भट्टी साहब ने उठाया, क्या आप इससे इत्तेफाक करते हैं? क्या आपको लगता है कि ये जो एक अब मामला छिड़ा है, ये आर या पार वाली सिचुएशन है? देखिए, इसका मेरा ख्याल है टारगेट जो है वो इज़राइल और अमेरिका का टारगेट जो है वो चाइना और ईरान है। और क्योंकि चाइना ने रोल प्ले किया सऊदी अरब और ईरान को बीच साथ बैठाने का, और जब सऊदी अरब और इज़राइल के दरमियान ताल्लुकात की बातें चली तो ईरान के सदर का फिर ये बयान आया था कि इज़राइल अपनी साजिशों में कामयाब नहीं होगा, और वो एक शुरुआत थी उसकी। और अगर ये जंग बढ़ी तो कहीं ईरान और इज़राइल के दरमियान जो है ये ना हो, और अगर वो हुआ तो फिर चीन कूदेगा, चीन कूदा तो फिर अमेरिका तो है ही इज़राइल के पीछे, फिर टर्की का क्या रोल होगा वो बड़ा सिग्निफिकेंट है। देखिए, ने अभी इनिशियल स्टेटमेंट दिया एर्दोगान ने, वो कहते हैं तमाम फरीकैन तहम्मुल करें। अब ये जो बयान है ना, ये बहुत ही माइल्ड सा स्टेटमेंट होता है कि, और ठीक है डिप्लोमेसी में ये बयानात ऐसे आते हैं, लेकिन जो सूरत हाल बिगड़नी शुरू हुई है, देखिए अरब वर्ल्ड कमज़ोर हो गई है, ख़ास तौर पे जब सोवियत यूनियन के टूटने से जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो अरब वर्ल्ड को हुआ है, क्योंकि जो प्रो पैलेस्टीनियन फाइटर्स थे उनको सोवियत यूनियन की सपोर्ट हासिल रहती थी, सीरिया के थ्रू, लीबिया के थ्रू, उन सारे ममालिक को तहस नहस कर दिया गया। तो जो एंटी इज़राइल थे और प्रो पैलेस्टीनियन कंट्रीज़ थी जो जहाँ पूरी सपोर्ट मिला करती थी, उन कंट्रीज़ को तबाह कर दिया गया। और उन कंट्रीज़ की तबाही में जो है बदकिस्मती से सऊदी अरब और बहुत से इस्लामिक वर्ल्ड की उनको हिमायत हासिल रही। ये जो सूरत हाल बनी आज जो है हिजबुल्लाह, भट्टी साहब देखें जो कह रहे हैं, भट्टी साहब देखें मज़हर साहब जो कह रहे हैं, प्लीज़ सुने जी। हिजबुल्लाह और हमास दो फोर्सेस हैं, आप अखलाकी तौर पे उनकी सपोर्ट कर लें, लेकिन इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत कम ममालिक अब रह गए हैं जो फुल फ्लेज आके साथ खड़े हों, माँ सिवाय ईरान के। ये जो सूरत हाल है, ये इज़राइल जिस तरह इज़राइल का वो आया है और आएगा, और रिटेलिएशन किस तरह की हो सकती है। एक तो ये कि सऊदी अरब बहुत मुश्किल पोजीशन में आ गया है। सही। एक तरफ तो ये कि उसने जो इज़राइल से और अमेरिका के थ्रू उसने एक बातचीत शुरू की थी, उसका क्या फ्यूचर होगा। फिर इज़राइल और सऊदी अरब के दरमियान जो चाइना ने बीच में पड़ के वो करवाई थी,
उसका क्या होगा? क्योंकि अगर ये लग रहा है इस कॉन्फ्लिक्ट का डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है ये वाकया, बिल्कुल हो सकता है, yes, no. बिल्कुल हो सकता है। और ये एस्केलेट अगर करेगी तो फिर दुनिया बहुत गैर महफूज हो जाएगी। ऑफ कोर्स वो एक तरफ रशिया यूक्रेन, दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में ये देख रहे हैं बहुत ही बेनज़ीर। क्या कॉन्फ्लिक्ट का डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है ये, यस और नो? देखना पड़ेगा अलीना कि इजराइल की तरफ से क्या रिएक्शन आता है। लग इस वक्त अभी उनकी कैबिनेट की मीटिंग हो रही है और जिस किस्म के बयानात आ रहे हैं, लग तो यही रहा है कि मामला बहुत ही ख़राब होगा। हम दुनिया की बात कर रहे हैं, ईरान सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हैं, अभी जो पैलेस्टीनियंस हैं जो गाजा में रहते हैं उनके साथ पता नहीं क्या ही होने वाला है और कितना जुल्म होने वाला है। एक छोटी सी चीज़ मैं ज़रूर इस पर मेंशन करना चाहूँगी, क्योंकि जैसे मदद साहब कह रहे थे कि बहुत कम ममालिक हैं इस वक्त जो पैलेस्टीनियंस के साथ खड़े हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि जो सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है और सबसे सख्त तनकीद इस वक्त इजराइल की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ हो रही है, वो इजराइल के अंदर से भी आ रही है। इजराइल में एक अखबार है हैरेट्स के नाम से, उनका सेक्युलर लेफ्ट विंग अखबार है, वो बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते हैं इजराइल की पॉलिसी के बारे में अपने एडिटोरियल में। वो लिखते हैं कि इजराइल जो कर रहा है ये दहशतगर्दी है, ये जेनोसाइड है, ये अपाथीइज्म है और दुनिया को इजराइल को बॉयकॉट करना चाहिए, तो तब जाके ये रुकेंगे और तब जाके ये कब्जा करना जो है बंद करेंगे। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि एक मखसूस तबका है इजराइल में, लिबरल्स हैं या लेफ्ट विंग हैं, जो इस पे आवाज उठा रहे हैं और बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका कोई फायदा नहीं होगा, इसका कोई फायदा नहीं होगा। इस जो इसराइल की हुकूमत है इंतहाई वो जो इंतहा पसंद हुकूमत है, उसको बहुत बड़ा जवाब मिल गया है। अब वो करेगी जो कोई आप देखें, सबसे तुर्की जो है, तुर्की का रद्द अमल देख ले। हालांकि तुर्की के सदर जब भी कहीं भी कोई मसला होता है उनका क्या रद्द अमल होता है, आज देख ले। सर वैसे पाकिस्तान का अभी तक रद्द अमल नहीं आया। वैसे पाकिस्तान का भी अभी तक रद्द अमल नहीं आया। इन ऑल फेयरनेस लाखों लोग हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। तुर्की तो कहीं मिडल में आता है ना, पाकिस्तान तो बड़ा फ़लस्तीन कॉज के साथ दिल से जुड़ा हुआ है, तो पाकिस्तान का रद्द अमल तो अभी तक आया ही नहीं है। न्याई साहब आप कहिएगा, क्या आपको लगता है ये जो छिड़ा है वाकया मामला, ये कॉन्फ्लिक्ट का डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है? प्लीज मुख्तसर रखिए। लेकिन दो तीन बातें करता ही नहीं मुझे, कितना मुख्तसर मतलब है कि बतख के अंडे जितना या मुर्गी के अंडे या कबूतर के अंडे सर चिड़िया के अंडे जितना कर ले तो चलो, चिड़िया के अंडे जितना कर ले तो फ्राई काम है, तो अगर फ्राई करना जाए तो उसे किसी का खाना ही बन जाए। देखिए दो तीन बातें। पहली बात तो यह है कि आज के रिएक्शन के बारे में कोई हतमी राय मैं तो नहीं कैम करूंगा, ठीक है, क्योंकि आज का रिएक्शन ये है कि इसमें जो अटैक हुआ है इसराइल पे हुआ है, 5000 रॉकेट्स फायर किए गए हैं। वहां का एक टाउन का मेयर जो है वो हलाक हो गया है, उनके बहुत सारे बंदे मारे गए हैं और भी वो डेथ टोल जो आ रहा है। इसलिए कोई बंदा भी ये नहीं कहेगा कि हम हमास के साथ खड़े हैं। लेकिन ये फिर बात लिख लें, उर्दुगान जब से इक़्तिदार में आया है उसे हर इस मौके पे फलस्तीनियों की खुल के एग्रेसिवली सपोर्ट किया। ईरान के बाद सबसे ज्यादा ईरान का ये कि ईरान उस तरह खुल के जंग डिक्लेयर नहीं की। तो आपको पता है कि उसने जो भेजा था, एक शिप भेजा था जब ये इन्होंने सीज किया था आज से 20 साल पहले, 18 साल पहले, उस वक्त आया ही उसमें 2-3 साल थे। जबकि इसराइल के साथ तुर्की के तल्लुकात, अच्छे तल्लुकात की एक बड़ी पुरानी हिस्ट्री है। इसराइल के तो उस्मानियों के वक्त से यहूदियों की सबसे बड़ी पनाहगाह जो थी तुर्की रही है। तुर्की को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहूदियों से। वो बड़े आज के वाक़े से, इस वाक़े से हमें कोई फाइनल कंक्लूजन नहीं लेना चाहिए, इसको अभी देखना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है न्याई साहब, आपका पॉइंट आ गया। एक मुझे ब्रेक लेनी है, छोटी सी एक ब्रेक की इजाज़त दीजिएगा। ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं, दूसरा इशू भी डिस्कस करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं इलेक्शन हुए तो इंतखाबी अमल मखदूश हो जाएगा। बहुत बड़ी और अहम स्टेटमेंट। वो ये कहते हैं हालात गंभीर होते जा रहे हैं और बहुत से मामलात हैं जिसके ऊपर अटेंशन देने की ज़रूरत है। सब इंतखाबी मुहिम में लगे हैं, उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आगे बढ़कर ये भी कहा कि मज़ा नहीं आएगा कि जिससे मैं जंग लड़ रहा हूँ वो कैद हो या फिर उसके हाथ बंधे हुए हों, दोनों के हाथ खुले होने चाहिए। इस ज़रा स्टेटमेंट को क्रिटिकली एनालाइज करते हैं और बिलावल भुट्टो ने भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, उसको भी डिस्कस करेंगे। सवाल कुछ ही होंगे, क्या इंतखाबात से मुतल्लिक मौलाना फजलुर रहमान जो खदशात ज़ाहिर कर रहे हैं वो दुरुस्त हैं?
मज़हर अब्बास साहब, आपकी राय सबसे पहले, क्या आप समझते हैं वो कह रहे हैं मौलाना साहब इलेक्शन हुआ तो इंतखाबी अमल मखदूश हो जाएगा, सही कह रहे हैं? देखिए, असल चीज़ ये कि मौलाना मुसलसल ये बात क्यों कर रहे हैं, साथ में वो ये वजाहत भी कर रहे हैं कि जी इसको इलेक्शन मुलतवी, यानी ये कहा जा रहा है कि जैसे मैं इलेक्शन मुलतवी करवाना चाह रहा हूँ, तो और क्या कहा जाए इसे, यानी आप कौन सा सिस्टम लाना चाह रहे हैं, किसके थ्रू सिस्टम लाना चाह रहे हैं, और ये मुसलसल गुफ्तगू क्यों हो रही है। इस हवाले से मेरा ख्याल है मौलाना को वजाहत करनी चाहिए इसकी, क्योंकि ये तासुर बहुत तेज़ी से उभर रहा है कि शायद इलेक्शन नहीं होने जा रहे। जिस तरह से निगरां हुकूमत जिस तरीके से काम कर रही है वो मेरा ख्याल है बियॉन्ड देयर मैंडेट हो रहा है। जिस तरह के पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे हैं उससे तासुर ये मिल रहा है कि शायद इलेक्शन ना हो मुल्क में। अब हो सकता है कि मेरा ये एनालिसिस या मेरा ख़दशा बिल्कुल गलत हो, लेकिन जो जिस तरह एपेक्स कमेटीज़ की मीटिंग्स हो रही हैं, जिस तरह के फ़ैसले एपेक्स कमेटीज़ में किए जा रहे हैं, वो केयर टेकर्स का काम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव्स काम है उनका। प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं केयर टेकर, मेजर पॉलिसी डिसीजंस ले रहे हैं केयर टेकर्स। आपका काम तो बिल्कुल केयर टेकर्स बनाए किस लिए जाते हैं? जो इलेक्शन के बीच का पीरियड होता है उसमें आप सिर्फ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, डे टू डे मामलात देखते हैं, बाकी यहाँ तो सिलसिला कुछ और नज़र आ रहा है। अच्छा, बिलावल भुट्टो ने भी इस बात का इजहार किया है कि मौलाना साहब शायद ऐसे नहीं कह सकते। उन्होंने तो कहा है कि जमहूरी कुव्वत तो हमेशा ये सोचती है कि हर मसले का हल इंतखाबात है, शायद उनका ये मतलब ना हो। देखिए, जो मुझे खामोशी इलेक्शन कमीशन की लग रही है वो बड़ी तशवीशनाक लग रही है। वहाँ बहुत उसमें इलेक्शन कमीशन ने अगर जनवरी में इलेक्शन कराने हैं तो आप कर सकते हैं ऐलान, ठीक है, एटलीस्ट तारीख का तो ऐलान किया जा सकता है कि फलां तारीख को इलेक्शन होंगे। सर, बट स्केड्यूल के मुताबिक सारी चीज़ें हो तो रही हैं। स्केड्यूल के मुताबिक देखिए, अभी मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि मैं हो सकता है मैं कोई किसी बेसिक इंफॉर्मेशन की बिना पे नहीं कह रहा, लेकिन अंदाज़ा यही हो रहा है कि जो अब जैसे अफगान के हवाले से, अफ़गान रेफ्यूजीज़ के हवाले से आपने ये किया, अब ज़ाहिर है इसके रिपरकशंस भी हो सकते हैं, इसका रिएक्शन भी हो सकता है, और इसके रिएक्शन में बहुत सी क़ुव्वतें जो हैं वो इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट भी कर सकती हैं। प्लस जो है, अब जो कल यहाँ कराची में एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और ये सारी चीज़ें, इसका केयर टेकर से नहीं ताल्लुक है। इसका क्या मतलब है फिर? लेकिन ये बहुत तशवीशनाक बात जो आप कर रहे हैं, इसको मैं आगे बेनज़ीर। अलीना, पहले मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि मौसम ठीक नहीं होगा तो इलेक्शन नहीं हो सकता, अब कह रहे हैं कि मईशत का भी मसला है। तो बात तो मज़हर साहब की ठीक है, लग तो यही रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब को शायद अंदाज़ा है कि केपी में उनकी पॉपुलैरिटी जो है वो काफ़ी कम है और शायद वो इलेक्शन ना जीत सके। अभी एक सर्वे भी आया था गैलप का, जिसमें बताया गया था कि, और पूछा गया था लोगों से, मेरे ख्याल से 3,000-4,000 लोगों का सर्वे किया था, जिसमें पूछा गया था केपी में कि आप किस पार्टी को वोट देंगे, और तकरीबन 60% लोगों ने कहा कि वो पीटीआई को देंगे और 1% ने कहा कि वो JUIF को देंगे। बलूचिस्तान में भी तकरीबन कोई 7% ने कहा कि वो JUIF। इंटरेस्टिंग है, आप ये कह रही हैं, लेकिन मौलाना तो ये कह रहे हैं कि मुझे तो मज़ा ही नहीं आएगा अगर मेरे जो मुखालिफ है वो कैद और उसके हाथ बंधे हुए हैं। ये इंटरेस्टिंग बयान है। इससे तो यही लगता है कि ये आपको पहले नहीं पता था कि हालात क्या बन रहे हैं, आपकी हुकूमत थी, लेकिन अब ये आपका कहना, मुझे नहीं पता इसकी क्या, इसको मैं कितना सीरियस लूँ अलीना, लेकिन लग ये रहा है कि जाहिर सी बात है सियासी जमातें अपना खुद भी एक ग्राउंड सर्वे करती हैं, तो मुझे लगता है उनको अंदाज़ा है कि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है और शायद वो इलेक्शन केपी में ना जीत सके, इसलिए भी वो चाह रहे हैं और मुख्तलिफ बातें वो आगे लेके आ रहे हैं। कभी कहते हैं मौसम की वजह से नहीं होने चाहिए, कभी कहते हैं मईशत की वजह से नहीं होने चाहिए। एक और चीज़ मज़हर साहब भी बात कर रहे थे कि इलेक्शन की डेट का क्यों नहीं ऐलान हुआ, और मैंने भी ये 1-2 दफ़ा शो पे ये बात की है। अच्छा, इसको समझने के लिए हमारी जो कॉलीग हैं जो जियो की इलेक्शन सेल की हेड है नादिया मलिक, मैंने उनसे पूछा
तो उनका अंदाजा ये है कि वो कहती है कि देखिए अगर आप इलेक्शन की डेट दें तो इलेक्शन का जो कानून है उसमें लिखा हुआ है कि 7 दिन बाद आपने इलेक्शन की डेट के 7 दिन बाद आपने इलेक्शन का प्रोग्राम देना है। उसके 6 दिन बाद जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराने हैं जिस हल्के से उन्होंने लड़ना है। क्योंकि अभी तक हल्का बंदियां नहीं हुई तो इसलिए बड़ा मुश्किल होगा एक उम्मीदवार को ये फैसला करना कि वो किस हल्के से लड़े और कौन से हल्के से उन्हें नॉमिनेशन पेपर्स जमा कराने। अब बात वहीं पे आ जाती है अलीना कि आप, मैं और मिस नादिया मलिक जो है वो बैठ के अंदाजा लगा रही हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई वाज़ेह बयान नहीं आ रहा कि देखिए ये वो टेक्निकल वजूहात है जिनकी वजह से हम डेट नहीं दे रहे या इस तारीख को हम डेट। क्लैरिटी आनी चाहिए थी भट्टी साहब। देखिए मैडम शेख, बड़ी हद तक मौलाना साहब बात ठीक कर रहे हैं। अच्छा। और उनके ज़ाहिर मुखालफ जेलों में, हवालातों में रुपोश हैं और इन सब की तरजीहात जो हमारे जिनके आगे रहनुमा लगता है, बिलावल अपने वजारत उज़्मा के चक्कर में है, मुस्लिम लीग को इस्तकबाल की पड़ी हुई है और 10 लाख लोगों का वो जो कह चुके हैं उस मुसीबत में फंसे हुए हैं। तहरीक इंसाफ 9 मई में फंसी हुई है। मुल्क, इंतज़ामी ढांचा, मईशत, सरमायाकारी, अवाम, मसाइल सारे कभी किसी का मुँह, वो यतीम बच्चे की तरह उसका मुँह देखते हैं, उसका मुँह देखते हैं। आप ये तो देखें कि तहरीक इंसाफ को अगर इलेक्शन में मुकम्मल हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं मिलती और इलेक्शन किसी हद तक भी काबिल कबूल नहीं होते तो ठंड नहीं पड़ जाएगी फिर आपको इलेक्शन से। हमारे मैडम शेख, हमारे मुल्क के मसाइल क्या हैं? मुल्क बदतरीन नफरत ज़दा तकसीम में घिरा हुआ है, मुल्क बदतरीन सियासी बहरान में है, अदालती आईनी बहरान भी, और ऊपर से बदतरीन मुआशी बहरान। ये भट्टी साहब ये तो मौलाना वाली बातें कर रहे हैं आप। और ऊपर से मुआशी बहरान। मैडम शेख, जो अभी ये आर्मी चीफ के हुक्म पर जो फौज की निगरानी में माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन की हुआ है और उस पर उनका शुक्रिया, $50 कम आया है। $50 किसी बंदे ने तारीफ की है? भट्टी साहब, सब अपनी अपनी जगह, मैडम शेख, सर अपने अपने मफादात में, मुझे टाइम खत्म हो गया भट्टी साहब। नहीं मैडम शेख, भट्टी साहब सब अपने अपने मफादात में, सब अपने अपने मफादात में लगे हुए। मौलाना साहब को अकेले इतनी फिक्र कैसे हो गई? भट्टी साहब सपोर्ट कर रहे हैं। मैं बताता हूं मैडम शेख कि मुझे देख लीजिए, ये इस बात को छोड़िए कि मौलाना हार रहे हैं, नून कौन सा जीत रही है, ये इसको छोड़िए कौन हार रहा है कौन जीत रहा है। हाँ। किसी सियासी लीडर के, सॉरी लीडर मुंह से निकल गया, सियासतदान के मुंह से निकला है कि कमाल किया जी, माफियाज के खिलाफ आपने क्रैकडाउन, $50 कम हो। ये जो जुर्रतमंदाना फैसला है गैर मुल्कियों को निकालना, जो इतना आसान नहीं है, गैर कानूनी तौर पर जो रहने वाले हैं, इस पे किसी कोई साथ खड़ा हुआ है? ये सारे बेहिस के बेहिस लोग हैं, ये सारे अपने अपने जुगाड़ में, अपने अपने मफादात में हैं। इस मुल्क का सोचें, इस मईशत का सोचें, अवाम का सोचें, कुछ ख्याल करें। न्याय साहब देखिए अलीना, मैं आपको बताऊं कि मैं मौलाना फजल रहमान का आपके प्रोग्राम में बिल्कुल एक डिक्लेयर करूं कि मैं हकीकत ये कि उनका मुरीद हूं। सियासी तौर पर मैं उनको मुर्शद समझता हूँ, मैं उनका वैसे ही बड़ा मद्दा हूँ। पहली बात। दूसरी बात यह है कि उनकी सियासत देखें, उनके पास कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ नहीं है और उस बगैर किसी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ के वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी चले हैं और मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ भी चले हैं, सारी हुकूमतों के साथ, पीपल्स पार्टी है या मुस्लिम नून है, और हर तीनों जगह पे जब भी गए अपनी शराइत पे गए। मुझे बताएं कौन अपनी शराइत बनवा सकता है? उन्होंने 2019 में अंदर, याद आपको लॉन्ग मार्च? जी सर। और फिर आपको ये भी अक्टूबर का 2019 का मौलाना फजल रहमान का, और फिर आपको पता है कि तो 29 नवंबर 28 और 29 नवंबर 2019 में एक एक्सटेंशन भी थी, ये भी आपको पता है। फिर आगे चलते हैं। अब सूरत हाल ये है कि अब जो कुछ वो कर रहे हैं ना, देखो एस्टेब्लिशमेंट के मामले में तो वो ब्लो कोल्ड ब्लो हॉट, ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड वाली, ब्लो हॉट एंड कोल्ड वाली बात है जो एस्टेब्लिशमेंट के मामले में। अब सूरत हाल ये है कि जो कोई अब कर रहे हैं, अब भी वही कर रहे हैं जो हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट चाह रही है। अच्छा, मौलाना फजल रहमान की आई एम श्योर आप स्टेटमेंट को इसी तरह से ले रहे हैं जैसे मजहर अब्बास साहब ने अभी अंदाजा लगाया कि इलेक्शन शायद उनको नहीं होते हुए नजर आ रहे, गो के गलत। तो सर नवाज शरीफ साहब वापस आके फिर क्या करेंगे? वो तो ट्रैप में नहीं फंस जाएंगे? यही बात मैंने आपको 3-4 हफ्ते पहले कही थी कि इलेक्शन नहीं होंगे, या महीने पहले जब इलेक्शन का कहा था, मैंने कहा इलेक्शन फरवरी में नहीं होंगे। मैं तो अपने कॉल में बार बार कह रहा हूँ कि मुझे कोई इम्कान नजर नहीं आते कि फरवरी के अंदर इलेक्शन हो।
और इलेक्शन ना हुए तो फिर मैं कह चुका हूँ कि आइन, आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि आइन को फिर साकित ही समझे, आइन का सकूत हो जाएगा। सर नवाज शरीफ आगे तो वापस क्या करेंगे, वो तो फंस नहीं जाएंगे? मेरा ख्याल है कि मैंने तो कल कॉलम में ये लिखा है कि नवाज शरीफ साहब के सोचने की बात ये कि अगर इलेक्शन ना हुए तो क्या करेंगे, ये मेरा सवाल था। ये मेरे कल कॉलम का जुम्मे को जो छपा है उसके अंदर मेरे सवाल है सर। मैं तज्जिया करूं कि आपने राय जानी, अपनी राय से आगाह कीजिएगा सोशल मीडिया पर। इजाजत है, अल्लाह हाफिज।